हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध। रसिया और यूक्रेन का युद्ध लगभग 2 साल से चल रहा है। उन 2 सालों में आप अगर देखोगे तो आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध किस कारणों से और किसने शुरू करवाया, उसके परिणाम क्या क्या हुए और उसका जो लाभ है वो किसे मिला। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1945 के बाद। 1945 के बाद जो अमेरिका था वो पहले पूरा का पूरा क्लोज था। जो भी व्यापार होता था वो अमेरिका के अंदर ही होता था। जो भी चीज़ें होती थी वो अमेरिका के अंदर होती थी। और अमेरिका 1928 या 1930 आप जो भी कहो, वो उस समय की आर्थिक मंदी को झेल चुका था। उस आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि अमेरिका के अंदर और पूरे यूरोप में भी, अगर मैं और पास्ट में भी जाऊं तो अलग अलग चीजें निकल कर सामने आएंगी। वर्तमान में हम अमेरिका की बात करते हैं क्योंकि अमेरिका ही इन सब चीजों की जड़ है वर्तमान में। अमेरिका के अंदर क्या हुआ, प्रोडक्शन हो रहा था, फैक्ट्रियां अपना माल प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन कंजम्पशन के लिए कोई देश नहीं था। कंजम्पशन उतना हो नहीं रहा था। सीधी सी बात है, अगर कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं, उसका कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो मार्केट में मनी नहीं आएगी और फिर उससे क्या होगा, बहुत चीजें और आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, अस्त व्यस्त होगी। लेकिन उसी के दरमियान 1945 आता है और 1945 में अमेरिका का पर्ल हार्बर की जो घटना है, आपको मालूम होगा जो भी है, जापान उसके हवाई अड्डे पर क्या कर देता है, आतंकी हमला, या कहना चाहिए हमला कर देता है। कई सैनिक मारे जाते हैं और उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका, जो कि एक नया नया तुरंत क्रिएट हुआ था उस समय 1945 के समय, एटम बम, वो डायरेक्ट जापान पर गिरा देता है। और कई ऐसी न्यूज निकलकर सामने आई हैं, कुछ सोर्स जो बताते हैं उनके अनुसार वो एटम बम का परीक्षण भी नहीं हुआ था और वो डायरेक्टली अमेरिका ने ये बोला कि डायरेक्ट गिरा दो। उसकी तबाही को जैसे ही तबाही देखते तो अमेरिका भी चौंकता है और पूरा वर्ल्ड भी चौंक जाता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। लेकिन उस घटना से दो चीजें निकलकर सामने आई। पहली चीज ये हुई कि लोग या पूरा वर्ल्ड अमेरिका को एक सुपर पावर के रूप में देखने लगा और अमेरिका को ये लगने लगा कि भाई हम रूल कर सकते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अब रूल करने के लिए एक ठोस वजह चाहिए, वो ठोस वजह होती है फाइनेंस। किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, इवन घर पर भी अगर देखो तो एक फाइनेंस एक ऐसी चीज होती है, जिसके हाथ में फाइनेंस होता है, जिसके हाथ में पैसा होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी बातें मनवाने के लिए और अपने काम करवाने के लिए बड़ा ही ईजी हो जाता है उस बंदे के लिए। अमेरिका ने क्या किया, जब तक एक रिसर्च करवाई पूरे के पूरे, जब तक ये कोयला और क्रूड ऑयल का सीन तो निकलकर सामने आ ही गया था, एक रिसर्च करवाई, कहाँ की क्या संस्कृति है, किन किन संस्कृति, पूरे वर्ल्ड की एक संस्कृति की रिसर्च करवाई। और उसने पाया जो मिडिल ईस्ट या मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनकी संस्कृति या उनको भड़काना या उनसे एक गुट बनाना, उनसे लड़ाई करवाना ईजी हो जाता है। उसने वही किया, एक देश में दो छोटे छोटे ग्रुप बनवाए। और उस ग्रुप बनवाने का कारण क्या था, क्रूड ऑयल। अगर कोई देश स्थिर है तो उस देश पर राज करना, उस देश को अपने कब्जे में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी दूसरे देश के लिए। लेकिन अगर कोई देश गृह युद्ध की चपेट में है, उसके नागरिक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उस देश पर कब्जा करना किसी भी देश के लिए आसान हो जाता है। और उस देश के लिए तो और आसान हो जाता है जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि एक तुरंत नई नवेली एक दुल्हन के समय और सबकी सहमति से बनी हुई संस्था थी, जिसको सबकी स्वीकार्यता, बहुत से देशों की स्वीकार्यता थी, उस समय के बड़े बड़े देश जो थे उनकी स्वीकार्यता थी, उस संस्था में एक स्थायी सदस्य होना। इन सब चीजों का फायदा उठा के अमेरिका एक के बाद एक कई लड़ाइयों को करवाता है। कई लोगों को वहां इजराइल को एक हथकंडा बना लेता है। एशिया में पाकिस्तान को वो अपना एक हथकंडा टाइप का बना लेता है, क्योंकि उस समय तक जो यूएसएसआर है वो बहुत ताकतवर था और उसका प्रभुत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत पे बहुत था। पाकिस्तान नया नया देश बना हुआ था 1947 के बाद, तो अमेरिका एक नए देश के लिए अपनी एक जो कम्युनिज्म के जस्ट विपरीत जो व्यवस्था है, कैपिटलिज्म, उसको क्या करते हैं, प्रमोट करने के लिए उसको हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। और उसी का परिणाम हुआ कि अमेरिका ने हर जगह युद्ध करवाए और तेल के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी वो कंटिन्यूसली लड़ती गई। उसी चीज का जो परिणाम आप वर्तमान में देख रहे हो, रसिया और यूक्रेन का युद्ध
कई ऐसी घटनाएं हैं, मैं कई घटनाएं अभी बता सकता हूं। लेकिन वर्तमान अगर परिदृश्य को देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो किसकी देन है? अमेरिका की देन है। क्यों अमेरिका की देन है? क्योंकि अमेरिका का पूरा जो हथियारों का व्यापार था या मार्केट था वो स्टेबलाइज्ड हो गया था। पूरे वर्ल्ड में सब शांति थी, किसी को किसी भी प्रकार के हथियार की जरूरत पड़ नहीं रही थी। और उससे क्या हुआ? डॉलर का क्या हुआ? वर्चस्व धीरे धीरे डाउन होने लगा। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, उसने रसिया को ट्रिगर किया। क्यों ट्रिगर किया? यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने के नाते ये कहा कि भाई यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा है। यूक्रेन में भी उसने जो वर्तमान जेलेंस्की, नोवोलेनिन जेलेंस्की जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनको भी अमेरिका के ही सह पर राष्ट्रपति बना। वो एक अलग गेम होता है, लेकिन बहुत फंडिंग की अमेरिका ने, और वो वर्तमान में अमेरिका के एक पपेट के रूप में काम कर रहे थे। रसिया ने जैसे ये समझा, जैसे ये जाना कि अमेरिका तुरंत यूक्रेन के सहारे वो तुरंत बाजू में आके बैठ रहा है, उसने वहां से युद्ध कर दिया। अब इसमें दो देश बर्बाद हो रहे हैं, पहला रसिया, दूसरा यूक्रेन। और अमेरिका को जैसे ही मौका मिला उसने स्विफ्ट सिस्टम से भी रसिया को बाहर निकाल दिया। स्विफ्ट एक प्रकार का सिस्टम है जो अमेरिका ने बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत आप एक देश से दूसरे देश में पैसे पहुंचा सकते हो लीगल तौर पर। उससे भी बाहर कर दिया। परिणाम क्या हुआ? यूक्रेन डाउन हुआ। यूक्रेन से क्या हुआ? रसिया डाउन हुआ। और रसिया के डाउन होने से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, जो कि पहले से ही कोविड-19 की चपेट के कारण बैंडबाजी पड़ी थी। पूरा मार्केट तहस नहस हो पड़ा था। पूरे यूरोप और पूरा एशिया और बड़े बड़े कंट्री जहां जहां रसिया का ऑयल एक प्रमुख मात्रा में जाता था, उन सब ने महंगाई झेली। दूसरा, सऊदी अरेबिया से उत्पादन घटाने के लिए बोल दिया। एक तो यहाँ रसिया को डाउन किया, रसिया पर प्रतिबंध लगा के सऊदी अरेबिया से बोल दिया कि भाई आप प्रोडक्शन डाउन करो। तो मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो बढ़ गए। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चीजें महंगी हो गई। उससे महंगाई आई, और महंगाई आई तो लोगों की बचत कम हुई। जब लोगों की बचत कम हुई तो लोग क्या करते हैं? फिर अपने इन्वेस्टमेंट, अपने खुद को ग्रो करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उस पर खर्च करना बंद कर देते हैं। जब उस पर खर्च करना बंद कर देते हैं तो मार्केट एक स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो खाने के अतिरिक्त लोग खर्च करना चाहते थे लेकिन अब महंगाई के कारण वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक अस्थिरता, एक आर्थिक अस्थिरता बन के निकल कर सामने आती है। और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट सिर्फ डॉलर में ही व्यापार करता है तो अमेरिका का कुछ नहीं होना था। लेकिन इसके विपरीत अगर भारत की बात देखें तो भारत कई मामलों में वर्ल्ड के अलग अलग देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी स्थिति में है। महंगाई दर बहुत हद तक काबू में है। हमें वो सब चीज़ें नहीं देखने पड़ रही जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है, अशांति के तौर पर हो, महंगाई के तौर पर हो, या फिर कई अलग अलग सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के तौर पर हो। आप इस बारे में क्या समझते हैं? और कैसे अमेरिका ही रसिया यूक्रेन की जड़ है, या अमेरिका और रसिया के बीच की लड़ाई, यूक्रेन एक मिडिल बीच में फंसा हुआ कंट्री पूरी तरह से जो बर्बाद हो चुका है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक थैंक यू फॉर दिस वीडियो।